इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है कि आपके पास जो आपकी बचत है, ताकि फ्यूचर में आप उसको यूज कर सको। वो जो सेविंग है आपकी, आपने वो सेविंग कहीं रखनी है। एक तरीका है कि आप अपने लॉकर के अंदर या अपने तकिए के नीचे सेविंग रख दो, अपने घर की अलमारी में रख दो। अगर आप घर की अलमारी में रखोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी आपने रखी है। उसका नुकसान ये होगा कि महंगाई बढ़ती जाएगी, चीजें चीजें महंगी होती रहेंगी, मगर आपका जो पैसा जो आपने अपने बिस्तर के नीचे या फिर अपनी अलमारी में रखा है, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपने उस तो जिसका आपका नुकसान है, जिसका मतलब है कि आपकी बचत की वैल्यू कम से कम होती जाएगी। इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो अपनी सेविंग्स है, आप उसको किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो, यानी ऐसी जगह उस पैसे का डिप्लॉय करो जहां पे उसकी वैल्यू बढ़े। जैसा मैंने बोला कि सबसे इजी सेविंग और सबसे पॉपुलर पाकिस्तान में जो सेविंग मेथड है वो बैंक में पैसा रखना है। आपको बैंक में इंटरेस्ट मिल जाएगा। कुछ लोग वो नहीं करते क्योंकि उनको शरिया कंप्लायंस का इशू है, तो वो फिर इस्लामिक बैंकिंग में पैसा रखवा सकते हैं। अगर वहां पे रिटर्न कम है, तो जैसा पहले दिनों में नेशनल सेविंग्स, कौमी बचत के जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो बड़े पॉपुलर होते थे। उसमें भी 12-13% रिटर्न मिल जाता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने बोला कि आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू आप गोल्ड फ्यूचर्स, ऑयल फ्यूचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी ब्रोकर के थ्रू स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप खुद नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जिनका काम, जो म्यूचुअल फंड रन करती है, जिनका काम ये होता है कि वो आपकी सेविंग्स आपके बिहाफ पर मैनेज करें। तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा उन म्यूचुअल फंड्स को देते हो, हर महीने या एक साथ भी ज्यादा दे सकते हो, और फिर वो आपके बिहाफ पे वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जो भी रिटर्न बनता है वो रिटर्न आपको देते हैं। तो पाकिस्तान, आपका जो, अगर मैं एक सवाल का जवाब दूसरी तरीके से दूं, कि कोई भी एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है सेविंग्स के लिए। से इन्वेस्टमेंट के लिए एक सबसे सुनहरी रूल है इन्वेस्टमेंट का, जिसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बहुत जरूरी है कि आप अपना जो सेविंग्स है वो मुख्तलिफ चीजों पे इन्वेस्ट करें, यानी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आपको किसी भी एक एसेट क्लास का रिस्क ना हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट से आपके पास 10,000 रुपए या 20,000 रुपए की सेविंग है। आपने पिछले 2 महीने से या 3 महीने में सेव करके 10,000 रुपए जमा किए। अब आपको लगता है कि गोल्ड, सोने की कीमत बढ़ रही है। जैसा पिछले दिनों से, काफी महीनों से पाकिस्तान में सोने की कीमत बढ़ रही है, आप अखबार में पढ़ते हैं कि जी सोना की कीमत बढ़ रही है, आप सारा पैसा अपने सोना में लगा देते हैं। मगर सोने की प्राइस नीचे चली जाती है तो आपको नुकसान होगा उसमें। इसलिए जरूरी है कि आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। कुछ आप सोना में इन्वेस्ट करें, कुछ आप डॉलर में इन्वेस्ट कर सेव कर ले, कुछ आप किसी बैंक में रख दे, कुछ आप किसी म्यूचुअल फंड को दे दे। सो अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इज, जो है, इट्स अ सेंट्रल रूल ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं बोला कि इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन पाकिस्तान में क्योंकि 25 से 30% तक जा रही है, और कुछ महीनों में कुछ लोग कहते हैं कि 40% तक भी जा रही है वीकली बेसिस पर। तो आपको रिटर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पैसे की अमाउंट कम होती जा रही है। इससे क्या मतलब है? लेट से अगर मैंने सेव करना है अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी की फीस के लिए, और यूनिवर्सिटी की फीस जो है हर साल बढ़ रही है 30%, और मेरी रिटर्न मिल रहा है मुझे 10% का, तो वो तो गैप बढ़ता जा रहा है, मैं तो सेव नहीं कर सकूंगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जिस तरह भी लोगों ने सेव किया होता है उम्रा और हज के लिए, हज आने वाला है, लोगों ने हज के लिए सेव किया होता है, मगर अगर हज की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस, ट्रैवल के टिकट की प्राइस बढ़ गई, तो उनकी सेविंग्स कम पड़ जाएगी। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या योर रिटर्न शुड बी हायर देन योर सेविंग्स। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम एक शख्स या एक इंडिविजुअल के बेसिस पे कर रहे थे, कि फ्रॉम अ पॉलिसी पर्सपेक्टिव, यानी हुकूमती लेवल पर से अगर देखा जाए, तो अगर अब लोग अपनी सेविंग गोल्ड या रियल एस्टेट में करते हैं, तो इसका इकोनॉमी को कोई फर्क, इसको इकोनॉमी को नुकसान होता है। इसकी मिसाल इस तरह है कि लेट से आप सारे लोग, अगर पाकिस्तान के सारे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, जो कि आजकल काफी लोग करते हैं, तो उससे रियल एस्टेट प्राइसेस ऊपर चली जाती है, जिससे मुझे तो फायदा हो रहा है एज अ सेवर, क्योंकि मुझे रिटर्न मिल रहा है। मैंने एक चीज अगर 1 करोड़ की ली थी तो आज वो 3 करोड़ की है, तो मुझे फायदा हो गया। मगर इकोनॉमी को उसका नुकसान होता है इस तरह कि अब उसी जमीन पे किसी ने बिजनेस खोलना है,
तो उसको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर चला जाए, उसका उस ऊपर चला गया। अब उसको रेंट इतना ज्यादा देना है, लेट से मैंने दुकान खोल के उसमें कोई चीज या स्कूल खोलना है उसी जमीन के ऊपर, मगर जमीन की कॉस्ट जो कि होनी चाहिए थी 1 करोड़, वो 3 करोड़ हो गई है, क्योंकि सब लोगों ने अपना पैसा उधर ही इन्वेस्ट कर दिया है, सब जाके जमीनें खरीदने पे लग गए। तो लोगों के लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है और जमीन की प्राइस ऊपर चली जाती है। जी, प्रोडक्टिव ग्रोथ उसी को कहते हैं जहां पर मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। आपने ये वर्ड पहले यूज किया कि मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब ये है कि लेट से मैंने एक बिजनेस लॉन्च करना है, मैंने आपसे पैसे लिए, मैंने आपको कहा आपके पास सेविंग्स है, मैं आपके पास आया कि आप अपनी सेविंग मुझ में इन्वेस्ट कर दें, मुझे आप अपने 10 करोड़, 10 लाख रुपए जो आपने सेव किए हुए वो मुझे दे दें, मैं आपको इससे बिजनेस करके रिटर्न दे दूंगा, आपको प्रॉफिट का हिस्सा दे दूंगा आपको। अब मैंने आपसे 10 लाख ले लिया और एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेट से मैंने एक छोटा सा दुकान खोल ली, उस दुकान के अंदर मैंने लोगों को जॉब्स देनी है, तो उनका भी फायदा होगा। उस दुकान में मैं कोई चीज बेचूंगा, तो वो चीज मैं खरीदूंगा, जिससे मैं चीज खरीदूंगा उसको भी पैसा दूंगा। लेट से मैंने 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए की चीजें खरीद ली अंदर जो बेचने के लिए, तो 5 लाख आगे किसी के पास चला गया, जिससे उसका भी बिजनेस चलने लग गया। मैंने लोगों को जॉब दी, उनको तनख्वाहें दी, तो उनकी भी आमदनी बढ़ने लग गई। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है कि आपने मुझे 10 लाख रुपए जो दिए, उससे 5 लाख रुपए से किसी और का बिजनेस चला, 1 लाख रुपए की मैंने तनख्वाहें दी तो उनकी आगे स्पेंडिंग बढ़ गई। तो इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, इसको कहते हैं प्रोडक्टिव ग्रोथ। पाकिस्तान के लिए एक और भी पहलू है, वो ये है कि हमारे लिए इस वक्त जरूरी है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज पे ग्रोथ करें और ऐसी ग्रोथ करें जिसमें हमें डॉलर इनकम आए, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर का बहरान है। तो वो डॉलर इनकम करने के लिए हमारे हमारे लिए जरूरी है कि ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की जाए जिसमें जो वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस जो कर रहे हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच सके, यानी कि एक्सपोर्ट्स कर सके। जिसमें हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की है, मगर जिसमें ग्रोथ करना हमें देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी कंपनीज काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, दे हैव अ पोटेंशियल ऑफ गेटिंग डॉलर्स एंड ग्रोइंग स्ट्रोंगर। अगर यूरोप में कोई टेक्नोलॉजी इंजीनियर हायर करता है तो उसको तनख्वाह देनी पड़ती है साल की एटलीस्ट $100,000। तो पाकिस्तान में आप उसकी 1/10 द कॉस्ट में आप एक डेवलपर हायर कर सकते हो उसी काम के लिए। तो एज अ बिजनेस ओनर यूएस में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में उनको सस्ता पड़ता है पाकिस्तान से काम करवाना कंपेयर टू यहाँ पे कोई बंदा हायर करना। मगर ये तो सिर्फ इसका एक पहलू है, और ये तो शायद सबसे इसका लेस इंपॉर्टेंट पहलू है। जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी वो ये है कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रही है, इनोवेशन हो रही है, और इतने बंदे मौजूद नहीं हैं जिनको आप हायर कर सकते हो। इसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल और सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है पाकिस्तानियों के लिए वो है सऊदी अरेबिया में जो ग्रोथ हो रही है। सऊदी गवर्नमेंट का ऑफिशियल टारगेट है कि वो रियाद की पॉपुलेशन को उन्होंने 5 मिलियन से इंक्रीज करना है। वो चाहते हैं कि वहां पे एआई पे इन्वेस्टमेंट हो, कंप्यूटर गेमिंग में इन्वेस्टमेंट हो, वर्चुअल रियलिटी में इन्वेस्टमेंट हो, फिनटेक में इन्वेस्टमेंट हो, और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट हो। अब इन सारे एरियाज में वो अपने बिजनेसेस डेवलप करना चाहते हैं, मगर उनके पास लोग मौजूद नहीं हैं जिनको ये सारी चीजें आती हों। और यूरोप से लोग तो नहीं ज्यादा मूव करेंगे सऊदी अरेबिया। तो पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनके पास अगर वो स्किल सेट हो तो वो वहां पे जाके जॉब्स कर सकते हैं और उस पे, और वहां के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान से सर्विस कर सकते हैं। फ्रीलांस लांस प्लेटफॉर्म ये एक ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसमें लेट से अगर मैं टेक्नोलॉजी डेवलपर हूँ पाकिस्तान में, मैं जाके उसमें रजिस्टर कर सकता हूँ अपने आप को और कह सकता हूँ कि दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स के लिए बिड कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी के पास सऊदी का प्रोजेक्ट है तो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं जाके उसमें बोलूंगा कि मेरा ये रेट है और मैं आपका प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। तो इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में पाकिस्तानी लोगों की तादाद जो है वो दुनिया में तीसरी या चौथे नंबर पर है, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि शो करता है कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है इस वक्त भी, जो कि अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं दुनिया भर में लोगों को। आपका पॉइंट सही है कि हो सकता है कि इंडियन तो उस लिस्ट में नंबर 1 पर हो, मगर पाकिस्तानी भी उस लिस्ट में टॉप के लेवल पर है, विच इज अ गुड थिंग। और अपॉर्चुनिटी है, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें कंपटीशन हो सकता है, और इंडिया उसमें हमसे ज़्यादा सबकत ले सकता है। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया में हमें एक नेचुरल एडवांटेज है इंडियंस का। मेरा नहीं ख्याल रिलीजन की वजह से, एफिनिटी की वजह से, मेरा नहीं ख्याल उनका सऊदी अरेबिया पे इतना ज़्यादा फोकस है।
तो दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। मगर अगर हम अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करेंगे तो इट माइट बी लॉस्ट। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।